हाँ तो बच्चा अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन नॉर्मल शिफ्ट। अब नॉर्मल शिफ्ट में होता क्या है वो बात बहुत ढंग से समझना। अपन ने एक स्लैब ली, वो ट्रांसपेरेंट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस टी, और दोनों साइड अभी एयर कंसिडर कर रखा है। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको लिख दिया मैंने ओ। अब ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो यहाँ से ट्रेवल होते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रही है। अपन ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो राइट साइड पर है, इसलिए अपन लाइट का सिर्फ राइट साइड प्रोपगेशन देख रहे हैं। तो क्या जब लाइट पहली बार रिफ्रैक्ट होगी तो उसके पाथ में थोड़ा सा चेंज आएगा, डेविएशन आएगा। अब डेविएशन आएगा तो अज्यूम कर लो मैं अभी जो भी इमेज बना रहा हूं वो एक लाइट रे से ही बना रहा हूं, तो उसी की बात को समझना कि मान लो कोई इंसान यहां पर होता, इस जगह होता, तो क्या उसको ये जो ऑब्जेक्ट है ये यही दिखाई देता? नहीं, बिकॉज उसकी आंखों में ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तो उसको लगता कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां है। इसको मैंने मार्क कर दिया I1। ये जो इमेज I1 है ये किसके रेस्पेक्ट में? इस इंसान के रेस्पेक्ट में। अब अपन रेस को और आगे लेके जा रहे हैं। क्या पहली सरफेस की रिफ्रैक्टेड रे दूसरी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन गई है? इसका मतलब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? I1, बिकॉज पहली की रिफ्रैक्टेड रे दूसरे के लिए क्या है? इंसिडेंट। अब इस सरफेस का वापस रिफ्रैक्शन होगा और ये जो फाइनल इमर्जेंट रे है ये ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी और उसके कारण उसको जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहीं और दिखाई देगी। अब उसी की अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखें, तो क्या सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से x दूर पर है, तो क्या यह सरफेस बिल्कुल प्लेन है? और बेटा जो भी अपन डेरिवेशन कर रहे हैं सब स्मॉल एंगल्स मान के कर रहे हैं। हो सकता है आपके मन में विचार आ जाए कि सर यहां पर तो एंगल बड़ा दिख रहा है। बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, अदरवाइज अपने को सारे एंगल छोटे ही कंसिडर करने हैं, बिल्कुल इतने छोटे कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लग जाए। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट x दूर है, किससे? इंटरफेस से। तो मैं सबसे पहले वही यूज कर रहा हूं AD/RD वाला फॉर्मूला, अपेरेंट डिस्टेंस और अपेरेंट रियल डेप्थ वाला। AD अपॉन RD कितना हो गया? x। किस में जा रही है लाइट? म्यू में, तो म्यू अपॉन 1। क्या यहां से AD की वैल्यू, अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू म्यू x आ गई? अब क्योंकि यहां पर डेप्थ तो है नहीं तो मैं बोल सकता हूं अपेरेंट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू x। ये कहां से आती है? इंटरफेस से आती है। इसका मतलब यह हुआ कि I1 की वैल्यू यहां से यहां तक म्यू x है और ये वाली कितनी बच्चा? x। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, क्या इस सरफेस के लिए ये I1 ऑब्जेक्ट है? अगर इस सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है तो I1 इस सरफेस से कितना दूर? म्यू x प्लस टी, बिकॉज ये थिकनेस कितनी है? t। अगर ये म्यू x प्लस टी दूर है तो इस सरफेस के लिए अपन जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सेकंड में अगेन AD बाय RD। RD क्या लिखूंगा? रियल डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के लिए जो उस सरफेस का काम कर रही है ऑब्जेक्ट, म्यू x प्लस टी। लाइट किस में जा रही है? लाइट अब बाहर एयर में जा रही है। 1 अपॉन म्यू, कहां से आई थी बेटा? म्यू से। बेटा ऐसा मत बोलना कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, नहीं बेटा, हमेशा म्यू फाइनल और म्यू इनिशियल लाइट रे से दिखते हैं कि लाइट यहां तक आ चुकी थी, अब इसके बाद कहां जा रही है बेटा? बाहर। तो क्या AD बराबर हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे x प्लस टी बाई म्यू। अब ये AD है कहां, कहां इसको मार्क करें? तो समझना, क्या ये जो लाइट रे है जो ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही होगी उसको इमेज यहां अपीयर हो रही होगी, इसको मैंने लिख दिया I2। ये जो I2 है ना बेटा, इसका डिस्टेंस कहां से? इस इंटरफेस से, बिकॉज रिफ्रैक्शन यहां से हुआ है। यहां से ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना? AD, दैट इज x प्लस टी बाई म्यू। ये है x प्लस टी बाई म्यू। अब सोच के देखो, ये x प्लस टी बाई म्यू हो गया। ये ऊपर वाला टोटल डिस्टेंस कितना था? ये वाला इतना, यहां से लेके यहां तक, ये कितना है? t। मुझे क्या ढूंढना है? शिफ्ट, कि ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज के बीच में शिफ्ट कितना हुआ। मुझे बेटा ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला, इसको मैं मार्क कर रहा हूं डेल्टा से, ये मेरे को ढूंढना है शिफ्ट। तो बताओ ये शिफ्ट कैसे निकालें? कि अपन x प्लस टी को x प्लस टी बाई म्यू से माइनस कर देते हैं तो हमने को क्या मिल जाएगा? नॉर्मल शिफ्ट। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? नॉर्मल शिफ्ट is equal to
प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी बाई म्यू। अगर ऐसा कुछ लिख दिया तो देखो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, टी कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये बन गया किसका फॉर्मूला, नॉर्मल शिफ्ट का। वर्ड नॉर्मल कैसे है, क्या ये जो भी शिफ्टिंग हुई है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हुई है, इसे क्या कह दिया, नॉर्मल शिफ्ट। अब इसी के अंदर मान लेते हैं कि बाहर का मीडियम अगर एयर नहीं होता कुछ और होता, उस केस में क्या होता। मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती, अंदर का μ2 बाहर का μ1 इधर का μ1, अब उस केस में शिफ्ट की वैल्यू क्या आती वो देखना। शिफ्ट की वैल्यू होती टी तो वही थिकनेस बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव का मतलब μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये हो जाता है। इसका मतलब ये जो म्यू होता है ना, ये हमेशा म्यू रिलेटिव होता है कि स्लैब का म्यू विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट और मीडियम जो उसके बाहर है। तो क्या लिख दिया अपन ने, μ21। क्या इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते ना, डेल्टा बराबर टी 1 माइनस μ1 बाय μ2। अब बेटा सोचो यहां पर μ1 कितना एयर, μ2 कितना म्यू, तो 1 अपॉन म्यू ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी, बिकॉज फॉर्मूला लगाना तो आसान है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर ये बात बेटा नोट कर लेना यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, अगर डेल्टा पॉजिटिव आता है सॉल्व करने पर तो शिफ्टिंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है। तो शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर डेल्टा नेगेटिव आया तो जो शिफ्ट होगा इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसका मतलब अभी तो अपन ने जस्ट डेरिवेशन करा है बेटा, ये प्रोपगेशन है, ध्यान रखना प्रोपगेशन। अब क्या यहां पर जो भी शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग अभी मैंने आगे मानते हुए कर ली कि ऑब्जेक्ट यहां था, इस जगह था, और शिफ्टिंग इधर हो गई राइट साइड, क्योंकि अपन ने प्रोपगेशन इधर ले रखा है। और मान लिया शिफ्ट पॉजिटिव है, मान लो कभी सॉल्व करते हुए शिफ्ट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनी है वो प्रोपगेशन के अपोजिट बनी है, मतलब पीछे बनी होगी। और शिफ्ट पॉजिटिव आए मतलब डेल्टा पॉजिटिव आए, इसका मतलब प्रोपगेशन की डायरेक्शन में क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो बच्चा अब नॉर्मल शिफ्ट पे अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, देखना फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट थोड़ा ना दिखता है, ऑब्जर्वर को जो उसकी फाइनल इमेज दिख रही है वो बतानी है कहां पर दिख रही होगी। तो जो लाइट है वो क्या स्लैब से क्रॉस होते हुए इस इंसान की आंखों में पहुंचेगी। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं अपन कि इसका जो शिफ्ट होगा, नॉर्मल शिफ्ट होगा कितना होगा। तो नॉर्मल शिफ्ट को ढूंढने का तरीका वही, डेल्टा बराबर टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। पर क्या बाहर का म्यू तो कुछ नहीं दे रखा, मतलब एयर मान ले, और अंदर का कितना हो गया 3/2। तो टी कितना है, टी डायरेक्टली लिखना हूं, टी की वैल्यू 6, 1 माइनस 1 अपॉन 3/2। क्या है 2/3 बन जाएगा, 1 माइनस 2/3 1/3 इंटू 6 2 सेंटीमीटर। क्या ये आंसर पॉजिटिव आया, कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। इसका मतलब शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे। और ऐसा मत बोला सर लाइट तो कहीं पर भी प्रोपगेट कर सकती है, बेटा अपने लिए लाइट वही है जो इंसान की आंखों की तरफ प्रोपगेट कर रही है, वही अपने लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो जो इंसान की आंखों की तरफ प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन को अपन कंसीडर कर रहे हैं, और पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन के सपोर्ट में ही आपका शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी, फाइनल इमेज, बेटा मैं बीच वाली इमेज से इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फाइनल इमेज जो बनेगी वो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर आगे की ओर बनेगी। तो बताओ ये जो इमेज है ये इमेज ऑब्जर्वर से कितना दूर है। क्या ऑब्जर्वर 10 6 2 18 सेंटीमीटर दूर था ऑब्जेक्ट से, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, पर उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, उसको ये इमेज दिख रही है। तो ये इमेज उसको कितने पे दिख रही होगी, 2 कम मतलब 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब फाइनल इमेज इज 16 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, यहां पर मुझे फाइनल इमेज फाइंड आउट करनी है, पर क्या मैंने यहां पर तुम्हें दो स्लैब दे दी और बीच में अप्रॉक्स दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों साइड बाकी एयर बेटा, इनका म्यू 1 ही है। अब मैंने पूछा बताओ टोटल शिफ्ट कितना हुआ। मन में एक डाउट आता है, सर इस स्लैब के लेफ्ट साइड तो म्यू 1 है, राइट साइड म्यू 3/2 है, इसके भी लेफ्ट साइड में 2 है, इधर 1 है, तो म्यू रिलेटिव कैसे लिखेंगे। तो बेटा इन चीज़ों को सॉल्व करने का आसान तरीका है, एक्चुअली में अपन इसको अपरेंट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, पर उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको अपने को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा उसी चीज़ को अपन आसान करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट इधर है, जो मतलब बाहर का एनवायरनमेंट है, वही एनवायरनमेंट इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ये सॉल्व करने के लिए अपन ने मान लिया। कहने का मतलब है कि आप ऐसा मान लो कि इन दोनों के बीच में मामूली सा एयर गैप है, बहुत मामूली सा, और इनके बीच में क्या भरी हुई है, एयर। बेटा मैंने वही एनवायरनमेंट माना है जो एनवायरनमेंट बाहर की साइड है, वही मैंने बीच में मान लिया। तो बताओ अब इस स्लैब के लेफ्ट साइड भी 1 मान लेते हैं, इस साइड भी क्या हो गया 1। तो इस स्लैब का शिफ्ट कितना आएगा, तो मैं इसके शिफ्ट को Δ1 लिख रहा हूँ, इसके शिफ्ट को Δ2 लिख रहा हूँ। तो क्या Δ1 की वैल्यू t 1 - 1/2 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का शिफ्ट कितना आएगा 6 1 - 1/3/2, तो बेटा इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। क्या दोनों ही शिफ्ट पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब जो दोनों का डेल्टा नेट आएगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो डेल्टा नेट जो आएगा क्या वो कितना आएगा 5 + 2 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब शिफ्ट विल बी ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से जो लाइट इंसान की आंखों में जा रही है उसी के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये जो फाइनल इमेज होगी, फाइनल इमेज ये कितने आगे होगी 7 सेंटीमीटर आगे होगी। 7 सेंटीमीटर आगे होगी तो ऑब्जर्वर से कितना दूर है भाई, ऑब्जर्वर से कितना दूर है तो चेक कर लेते हैं अपन। ये कितना बचेगा 13 6 19 + 10 29। इसका मतलब फाइनल इमेज इज 29 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर। मैंने अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो सिर्फ क्वेश्चन को देखकर स्क्रीन पॉज करके अपने आप ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन क्या है, एक बार आप ढंग से दोनों क्वेश्चन देख लो और दोनों क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज कर लो। अब मैं चालू करता हूँ सोल्यूशन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पूछा है वेयर विल द रेज फाइनली कन्वर्ज। तो क्या ये जो दोनों रेज आ रही हैं, अगर ये स्लैब नहीं होती ना तो ये दोनों रेज जाके इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर दी, पर क्योंकि बीच में स्लैब आ गई तो 100% कोई ना कोई शिफ्ट तो होगा। अब शिफ्ट होगा तो शिफ्ट को फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे सर शिफ्ट के लिए तो अपन ने अभी तक ऑब्जेक्ट लिया था। बेटा कोई बात नहीं, आप रेज को देखो, सिर्फ रेज पे कंसंट्रेट करो हमेशा। तो सोच के देखो क्या रेज इधर आ रही है, इस स्लैब के कारण कितना शिफ्ट होगा अपन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या डेल्टा बराबर टी 1 - 1/3/2, क्योंकि बाहर कुछ नहीं देखा तो क्या मान लिया 1 मान लिया, वैक्यूम मान लिया। तो इसको 2 के ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा 2/3। 1 - 2/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो यहां से डेल्टा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर डेल्टा यहां पर 3 सेंटीमीटर आया है, बेटा मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहा हूं, क्या डेल्टा यहां पर 3 सेंटीमीटर आ गया सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहां पर सोचो कि इसका मतलब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बिकॉज ये कैसा है पॉजिटिव है। तो यहां से जो लाइट है बेटा वो एक बार यहां रिफ्लेक्ट होगी, फिर एक बार और रिफ्लेक्ट होके ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे होके इधर चल जाएगी और ये यहां जाके इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब यहां जाकर ही लाइट इंटरसेक्ट होगी। तो मुझसे पूछा गया वेयर विल द रेज फाइनली कन्वर्ज, तो क्या इसका कन्वर्जिंग पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया 3 सेंटीमीटर आगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये कितने पे था 15 पे, अभी कितना शिफ्ट हो गया 3 और 18 हो गया। इसका इतना सा मतलब है कि कन्वर्जिंग पॉइंट विल शिफ्ट बाय 3 सेंटीमीटर अहेड ऑफ द एक्चुअल पोजीशन। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम स्लैब converging
पॉइंट इज 9 सेंटीमीटर अवे। बेटा ये जो मैंने 9 सेंटीमीटर लिखा है ये स्लैब से लिखा है, मतलब यहां से यहां तक का 9 सेंटीमीटर है। 9 कैसे आया, ये पहले 15 था, ये 3 कितना हो गया 18, उसमें से 9 माइनस करते कितना बचा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चाहो तो आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ लिखने की, सिर्फ मन में सोचो। क्या ऑब्जेक्ट यहां पर है, लाइट सबसे पहले मिरर की तरफ जाएगी, कौन सा मिरर है कॉन्केव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और ये स्लैब। जब लाइट इसमें से होते हुए जाएगी तो इस स्लैब के द्वारा जो पहली इमेज बनेगी क्या वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, क्यों, इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट होगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी पहली इमेज, मतलब इस स्लैब के द्वारा जो इमेज बनी वो मिरर के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट। फिर मिरर वापस रिफ्लेक्ट करेगा, तो जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर भी एक और इमेज बनाएगा, फिर वही लाइट इस स्लैब में से वापस निकलते हुए वापस बाहर जाएगी, तब जाके सारे प्रोसेस खत्म होंगे। तो आपको बताना है लाइट सबसे पहले अंदर गई, मिरर को टकराई, टकराने के बाद वापस स्लैब से निकलती हुई वापस बाहर निकल गई, तो जो ये सारा प्रोसेस हुआ इसके बाद फाइनल इमेज कहां बनी। तो आंसर क्या है वो आंसर ढंग से देखना। सबसे पहले जब लाइट जाएगी तो शिफ्ट होगा, बिल्कुल होगा, तो शिफ्ट कितना हुआ चेक करते हैं। शिफ्ट बराबर t 1 माइनस 1/3/2। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगर आंसर 1 सेंटीमीटर आया है इसका मतलब शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। अगर प्रोपगेशन इधर हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले लाइट का जा रही है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, इसका इमेज यहां गई बन गई, ये I1 कितना आगे 1 सेंटीमीटर आगे। अब ये I1 इस मिरर के लिए क्या है ऑब्जेक्ट, इस मिरर से वो कितना दूर है 20 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल कितना था 21 में से 1 हटा दो कितना बचा 20। खुद सोचो कितनी अच्छी बात हो गई कि ये जो इमेज है ना ये इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। अब ये वाली I1 इस मिरर के लिए क्या है ऑब्जेक्ट। तो अभी स्लैब को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सोचो ही मत कि स्लैब है। तो जब ये मिरर के सामने ये I1 रखा हुआ है और 20 सेंटीमीटर दूर है तो मिरर इसकी इमेज कहां बनाएगा I1 के ऊपर ही बनाएगा। पर इमेज कब बनती है जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस यहां मिले। तो ध्यानपूर्वक सुन लो मेरी बात, क्या यहां से लाइट गई, बिल्कुल गई, रिफ्लेक्ट हुई, बिल्कुल हुई। इस मिरर को लगा कि लाइट अब यहां से आ रही है, इस जगह से आ रही है, तो क्या ये लाइट अब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर साथ में लग रही है। ये लाइट को वापस ऐसे के ऐसे ही रिट्रेस करके भेज देगा। क्यों भेज देगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है। क्यों परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है, बिकॉज जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो अलॉन्ग द नॉर्मल होती है, वापस रिट्रेस करती है। लाइट बेटा वापस जाएगी, वापस ये स्लैब वापस क्या करेगी शिफ्ट क्रिएट करेगी, पर शिफ्ट कितना होगा 1। इज प्रोपगेशन किधर है पीछे की ओर, टकराने के बाद लाइट इधर जाएगी, वापस होते हुए इस पाथ पे आ जाएगी। इसका इतना सा कंक्लूजन निकला कि जो फाइनल इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन रही है। जो फाइनल इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन रही है। तो आंसर क्या होगा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मैं फटाफट से एक बार वापस सब कुछ गो थ्रू करवा रहा हूं। लाइट गई, स्लैब से पास हुई, कितना का शिफ्ट आया 1, इमेज बन गई I1 किसके लिए ऑब्जेक्ट, मिरर के लिए। मिरर के कहां पर है वो C पर है, तो क्या लाइट वापस इधर आएगी, बिल्कुल आएगी। जब लाइट वापस इधर आएगी तो वापस स्लैब से शिफ्ट होगा, कितने का होगा 1 का, पर इसका प्रोपगेशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो जो 1 का शिफ्ट होगा तो वापस ये I1 शिफ्ट होके वापस इधर आ जाएगा, तो अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फाइनल इमेज बन जाएगी। इसका अलग फाइनल इमेज फॉर्म्स ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस। अब सिल्वर्ड सरफेस का मतलब समझना है, इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्लैब है, स्लैब के दोनों साइड आपको एयर ही कंसिडर करनी है, और इधर एक मिरर है। वो मिरर इस स्लैब से 2 सेंटीमीटर दूर है। कौन सा मिरर है,
प्लेन मिरर। ये ऑब्जेक्ट स्लैब से कितना दूर है? 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी वो सिल्वर्ड सरफेस से कितना दूर है। सिल्वर्ड सरफेस का मतलब क्या हो गया? प्लेन मिरर। अब सोचो लाइट के बारे में। लाइट सबसे पहले ट्रेवल करते हुए इस स्लैब को टकराएगी, क्या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होने के बाद इस स्लैब को क्रॉस करके मिरर को टकराएगी। जैसे ही वो स्लैब को क्रॉस करेगी क्या उसके अंदर नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा? तो सबसे पहले मैं नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3/2। सॉल्व करने में कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू पॉजिटिव आई है? इसका मतलब शिफ्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे ही होगा। अब यहां से लाइट होते हुए इस पे चली गई। ये बताओ कि ये जो लाइट है इसके कारण ये इमेज क्या बन गई? I1। ये इमेज I1 वो है जो स्लैब से जब लाइट क्रॉस हो गई उसके बाद बनी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से I1 के बीच में कितने का शिफ्ट आएगा? 2 सेंटीमीटर का। अब सोच के देखो ये I1 प्लेन मिरर से कितना दूर है, तो कैसे निकालेंगे? ये 2 कम कर देना, कितना बचा? 6, 6 12 और 2 14। अब इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन? ये सोच के देखें कि ये रिफ्लेक्टेड रे क्या प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन चुकी है? अगर ये प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन चुकी है तो इस स्लैब की इमेज प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। इसका मतलब इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है I1 जो कितना दूर है? अभी कैलकुलेट करता 14 सेंटीमीटर दूर है। तो क्या लाइट टकराने के बाद वापस स्लैब में जाएगी? तो पहले अपन प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाते हैं। क्या जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनी वो यहां से कितना दूर बन गई? 14 दूर। याद करो प्लेन मिरर में पढ़ा था जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतना दूर बनती है, पर प्लेन मिरर के पीछे बनती है। इसका मतलब प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट था 14 दूर, इमेज बन गई 14 पीछे दूर। इसको मैं मार्क कर देता हूं I2। अब वापस ध्यान देना, ये जो प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टेड रे है क्या अब ये स्लैब के लिए वापस इंसिडेंट रे हो गई? इसका मतलब इस स्लैब के लिए अब ऑब्जेक्ट कौन? I2। वापस ये लाइट स्लैब में से निकलकर बाहर जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से बाहर जाएगी। अब जब स्लैब में से कोई लाइट पास हुई है तो वापस नॉर्मल शिफ्ट आएगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट, ये स्लैब के लिए अभी ऑब्जेक्ट I2 है, इस ऑब्जेक्ट में जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा वो इस स्लैब के कारण आएगा। और स्लैब का नॉर्मल शिफ्ट कितना था? 2। इसका मतलब प्रोपगेशन हो रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो शिफ्ट भी कहां होगा? लेफ्ट साइड। तो 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया और ये बन गई फाइनल इमेज। बिकॉज इसके बाद कोई रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये बन गई I3। और ये I3 ही अपनी फाइनल इमेज है। पर अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइनल इमेज सिल्वर सरफेस से कितना दूर है? तो 14 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब फाइनल इमेज इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सिल्वर सरफेस, या फिर ऐसा कह दो कि 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर। अब बच्चा इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब थोड़ा सा मन में सोचना और ढंग से इस बात को समझोगे। यहां पर मैंने स्लैब के पीछे सिल्वरिंग कर दी। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, सर यहाँ पर तो मिरर दूर था, यहाँ पर कैसे हुआ? तो एक इतना सा काम करो, कुछ देर पहले क्या क्वेश्चन करा था कि 2 स्लैब पास पास रखी हुई है, अपन ने बीच में एयर गैप मान लिया था। यहाँ पर वही मान लो कि जो आसपास का एनवायरमेंट है वो एयर का है, तो बीच में एक एयर का गैप अपन ने मान लिया। तो आपके मन में डायग्राम क्या चलना चाहिए? एक स्लैब और हल्का सा दूर इसके क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है। अब उसी को लेके अपन सॉल्व करते हैं। तो देखना 6 सेंटीमीटर थिकनेस, म्यू कितना हो गया? 3/2। तो क्या यहां से जो इसका शिफ्ट आएगा वापस वो 2 सेंटीमीटर आएगा? क्यों? सेम डेटा है, 6 सेंटीमीटर म्यू 3/2। तो मैंने बोला इसका शिफ्ट 2 सेंटीमीटर का है। अब बातें बिना डायग्राम के चलेगी, मतलब कहने का मतलब बिना रे डायग्राम्स के। अब मन में सोचोगे स्लैब, लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्लैब को क्रॉस होते हुए मिरर को टकराएगी। तो जब वो स्लैब को क्रॉस कर गई तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से जो पहली इमेज बन गई वो यहां बन गई। कहां पर? I1। ये I1 कितना दूर है यहां से? 8 सेंटीमीटर। क्यों? टोटल पहले तो 10 था, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया। अब ये I1 किसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ? प्लेन मिरर के लिए।
तो प्लेन मिरर से कितना दूर, 8 और 6 अगेन 14, तो क्या ये 14 सेंटीमीटर दूर है I1 इससे, तो प्लेन मिरर इसकी इमेज कहां बनाएगा, 14 पीछे, तो यहां क्या बन गया बेटा I2, कितना पीछे बेटा 14 सेंटीमीटर। अब सोचो क्या हुआ था प्लेन मिरर के बाद, लाइट टकराकर स्लैब से वापस गई थी, तो क्या वही लाइट टकरा के स्लैब से वापस जाएगी, क्या वापस शिफ्ट आएगा, कितने का 2 सेंटीमीटर का, पर किधर, प्रोपगेशन के डायरेक्शन में। अब प्रोपगेशन किधर हो रहा है टकराने के बाद, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा। तो ये स्लैब के लिए अब ऑब्जेक्ट कौन, I2, तो क्या शिफ्ट भी इधर ही होगा, तो जो फाइनल इमेज बनेगी I3 वो I2 से 2 सेंटीमीटर दूर बनेगी, और ये I3 ही अपनी फाइनल इमेज है जो सिल्वर्ड सरफेस से कितना दूर है, 12 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, फाइनल इमेज इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस। तो क्या लिख दूंगा, फाइनल इमेज इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस। तो बच्चा अब क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर, देन अ स्लैब ऑफ ग्लास of thickness 3 centimeter mu 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark in focus again? बेटा आपने कभी ना कभी तो माइक्रोस्कोप यूज़ करा ही होगा। जब भी आपको ध्यान हो, अगर आपने कभी वो अनियन पील की सेल देखे हों तो उस कैसे अपन ने माइक्रोस्कोप यूज़ करा था। अब माइक्रोस्कोप से मान लो अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पर कोई कागज है, उस कागज पे कोई डॉट मार्क कर दिया और माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरे को अभी ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। अब एकदम से क्या बोला कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो मार्क है, इस मार्क और माइक्रोस्कोप के बीच में या इस मार्क के जस्ट ऊपर एक स्लैब रख दी। उस स्लैब की जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है और म्यू कितना है 1.5। तो बताओ क्या अब माइक्रोस्कोप डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब जो माइक्रोस्कोप देख पाएगा वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा, बिकॉज इस स्लैब के कारण नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इसकी इमेज यहां कहीं बन गई बिकॉज ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। अब माइक्रोस्कोप इसको देख रहे हैं, क्या अब माइक्रोस्कोप से ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा नजदीक आ गया, तो माइक्रोस्कोप को वापस थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर्ली देख पाए। तो माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर उठाएं ताकि वो प्रॉपर्ली देख पाए, ये अपने क्वेश्चन का एम है। तो बेटा आसान भाषा में जितना शिफ्ट इधर हुआ है उतना ही शिफ्ट माइक्रोस्कोप का कर दें तो क्या 100% अपने को वही चीज प्रॉपर्ली दिख जाएगी। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपन? तो देखो ये शिफ्ट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का शिफ्ट बराबर t 1 - 1/μ। तो बेटा 1 - 1/μ सॉल्व करा तो शिफ्ट कितना आ गया बच्चा, 1 सेंटीमीटर आ गया। अगर शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आ गया इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी जिस पे अब माइक्रोस्कोप जिसको देख पा रहा है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर बनी है। तो माइक्रोस्कोप को भी कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, ताकि वापस दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस आ जाए जो पहले था। इसका मतलब माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड बाय 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। और बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आसान भाषा में जो शिफ्ट होगा स्लैब का वही माइक्रोस्कोप के शिफ्ट के बराबर होगा, बिकॉज जितना शिफ्ट स्लैब के कारण आया उतना ही माइक्रोस्कोप को मूव कर दो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वापस वही मेंटेन हो जाएगा।